पहले लेखक परिचय को। खीर पूरी खाते समय यदि नाली से उठकर कोई कुत्ता थाली के पास आ जाए तो उस समय जो क्रोध और घृणा महसूस होता है। कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और बिरजू को बुलाकर कहा कि आंगन में खेलते झगड़ते बच्चों के शोरगुल चिल्लाहट कितनी सुखद प्रतीत होती थी। साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के वर्णिका भाग 2 के पाठ धरती कब तक घूमेगी। साथियों, इस वीडियो में हम पहले लेखक परिचय को देखेंगे क्योंकि लेखक परिचय से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। उसके बाद फिर हम इस कहानी को कार्टून के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए पहले लेखक परिचय को समझते हैं। इसके लेखक सावर दहिया हैं, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी में बीकानेर राजस्थान में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जुलाई 1992 ईस्वी को हुई थी। यह राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। ये कहानी धरती कब तक घूमेगी समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया है। यह कहानी राजस्थानी भाषा में सावर दहिया ने लिखा और बाद में इन्होंने ही इसे हिंदी में भी अनुवाद किया। ये एक सामाजिक कहानी है। लेखक परिचय इतना ही है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेंगे। आपसे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा ये भी बता देते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सावर दहिया। यह आपसे पूछ सकता है धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सामाजिक। तो चलिए अब चलते हैं कहानी पर। साथियों, किसी भी कहानी को समझने से पहले हमें उसके पात्रों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इस कहानी में जो भी पात्र हैं उनको मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम कार्टून के माध्यम से समझेंगे। ये सीता है, इनके 3 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम कैलाश, बीच वाले बेटे का नाम नारायण और सबसे छोटे बेटे का नाम बिरजू है। कैलाश की पत्नी का नाम राधा है, नारायण की पत्नी का नाम भौरी है और बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा है। कैलाश, नारायण और बिरजू के कुछ बच्चे भी हैं, पर वो किताब में बताया नहीं गया है कितने बच्चे थे टोटल। तो हम लोगों ने मान लिया है कि कैलाश के 2 बच्चे होंगे, नारायण के 2 बच्चे होंगे और बिरजू का 1 बच्चा। चलिए तो अब कहानी शुरू करते हैं। सीता ने सोचा, ये महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। कुछ याद आते ही उसका मन और आंख भर आया। आंखें पोंछकर उसने आकाश की ओर देखा और फिर जमीन खुरचने लगी। उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, ठीक वैसी ही घुटन जैसी उसके हृदय में भरी है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है। उसका भरा पूरा घर है, बेटे बहुए पोते पोतियां 2 ही दोहितियां हैं। खाने को दोनों वक्त रोटी भी मिलती है, लेकिन फिर भी पता नहीं सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है। लगता है कि कुछ कमी तो जरूर है। दोनों वक्त खाना और निश्चिंत होकर सोना ही तो सब कुछ नहीं होता ना। सीता अपना काला ओढ़ना देखकर उदासी सी हो गई। वो बहुत गंदा हो गया था। उसे देखकर वो अपने मृत पति को याद करती हुई सोचती है कि वे जीवित थे तब तक तो सब ठीक था। घर घर की तरह लगता था। आंगन में खेलते झगड़ते बच्चों के शोरगुल चिल्लाहट कितनी सुखद प्रतीत होती थी। उस शोरगुल में संगीत के जैसा आनंद आता था। लेकिन अब तो बेचारे बच्चे भी शोरगुल नहीं मचाते। यदि कभी मचाते हैं तो उनकी माँ का रिकॉर्डर बजने लगता है। वो कहती है कि कितनी दफा समझाया है कि वहाँ मत खेला कर, वहाँ गाली सीखने के अलावा क्या है? किसी को बोलने का शऊर तो है ही नहीं, जैसे मन चाहे वैसे बोलते हैं नाच पीटे। सीता सोचती है कि इस घर को क्या हो गया। बच्चे यदि घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो फिर क्या पड़ोसी के आंगन में खेलेंगे? इन्हें तो घर के बच्चे फूटी आंख नहीं देखे जाते। इन्हें तो सिर्फ अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। उन्हें 24 घंटे खिलाएंगे, हंसाएंगे, कुदाएंगे, उछालेंगे, बार बार दुलारेंगे। लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चे को देखकर इन्हें उबाई सी आने लगती है, मानो अभी उल्टी हो जाएगी। वो चाहे मुंह से कुछ भी ना कहे, लेकिन आंखें तो सब कुछ बता ही देती है। खीर पूरी खाते समय यदि नाली से उठकर कोई कुत्ता थाली के पास आ जाए तो उस समय जो क्रोध और घृणा महसूस होता है वही दशा इनके चेहरे पर दिखाई देती है। सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है कि वो कौन है। कहने को तो इनकी माँ ही है, लेकिन माँ और बेटे के बीच जो अपनापन होता है वो कहाँ है? कोई थोड़ी देर के लिए भी पास नहीं बैठता। क्या हाल चाल है? तबीयत कैसी है? मन प्रसन्न है या नहीं? किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं? अगर हो तो बताइए। ये सब बातें तो ये कभी पूछते नहीं। और वो लोग सोचते हैं कि दोनों वक्त खाना खिलाते हैं, ये कम है क्या? लेकिन ये दोनों वक्त रोटी भी तो खुशी खुशी नहीं खिलाते हैं। इन तीनों के पास इतनी क्षमता है कि मुझे खुशी से रोटी खिलाएं, मेरा खर्च उठाएं, लेकिन नहीं,
ये तो अपने बीवियों की ही सुनेंगे। मुझे चाहिए ही क्या, रोटी ये खाते हैं, रोटी मैं खाती हूँ। वैसे भी जहाँ 5-7 लोगों का खाना बनता है, वहाँ एक व्यक्ति का खाना तो ऐसे ही बच जाता है। रोज नए पकवान मांगू, ऐसी बात तो है नहीं। वह बासी रोटी खाए तो मैं कौन सी ताजी घी लगी रोटी मांगती हूँ। लेकिन अभी तो ये घी लगी रोटी खाएं और मुझे बासी भी दें, तब भी तो कुछ बोल नहीं सकती। अगर बोलूंगी तो उनके तानों का बौछार हो जाएगा। कहेंगी कि हाँ हाँ, हम लोग तो भेदभाव करते हैं, खुद अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और तुम्हें बासी खिलाते हैं। हमें चिकनी चुपड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। हम गरीब आदमी हैं, मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई 56 भोग आपको खिला सके तो उसी के पास चली जाइए। देखे कितने दिन रोटी खिलाता है। वे अमीर होंगे तो अपने घर के होंगे, उनकी अमीरी हमारे किस काम की। सीता याद करती है कि वो दिन कितना बुरा था जब उसके बड़े लड़के कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और बिरजू को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ मैंने ही लिया है क्या? तुम लोगों का कोई फर्ज नहीं है क्या? तुमने कौन सा घर से हिस्सा नहीं लिया? तुम कौन से माँ के बेटे नहीं हो? उनकी बातें सुनकर नारायण बोला, आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। कैलाश बहुत गुस्से से कहा, मैं क्या कहूँ, तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता? बिरजू चुप रहा, वो हमेशा चुप रहता है। ये सारी बातें सीता पीछे से सुन रही थी। इस बात की वजह से इस कहानी का दूसरा नाम पड़ा, एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सांवर दैया। साथियों, अपने चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे भी लाते रहें। देखिए, इसमें हमने हर चैप्टर को कार्टून के माध्यम से पढ़ाया है और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और हम लोग भी और मेहनत के साथ इस पर वीडियो बनाएं। और अगर आपके भाई बहन भी क्लास 12th में है या जाने वाले हैं तो आप लोग BSEV की दुनिया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम लोग क्लास 12th के हिंदी इंग्लिश को कार्टून के माध्यम से पढ़ाते हैं। और आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जब फ्यूचर में क्लास 12th में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे कंटेंट फ्री में मिल जाएगा, वो भी कार्टून के माध्यम से, जैसा आप लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी कहानी पर। तब फैसला हुआ कि माँ तीनों जनों के यहाँ बारी बारी से 1-1 महीने रहेगी। ये फैसला सीता से बिना पूछे और उसकी इच्छा को बिना जाने हुआ था, जिससे सीता बहुत उदास थी। और फिर वो अपने पति के बारे में सोचती है कि यदि आज वो होते और ये सब तमाशा देखते तो क्या कहते, उनसे ये सब सहन हो पाता? वो तो गुस्से से लाल पीले होकर गाली देने लगते, थप्पड़ या लात मारते, ऊपर से वो अलग। वो कहते, क्या समझ रखा है मुझे, मैं तुम्हारे इन 2 रोटियों के भरोसे बैठा हूँ क्या? अभी मुझ में इतनी ताकत है कि तुम जैसे 20 भिखारियों को रोटी डाल सकूं। फिर सीता उदासी मन से सोचती है कि जब वो थे तब तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उन्हें क्या पता था कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा करेंगे। सीता को अच्छी तरह याद है कि वो फागुन के दिन थे, 3-4 दिन बाद होली थी। यही तय हुआ था कि होली के बाद माँ को बारी बारी से सब कोई अपने घर रखेगा। नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए उसे ऐसा लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है और निगलते समय लगा कि कोर गले में अटक रहा है। होली वाले दिन भी वह अनमनी सी और उदास थी। होली वाले दिन वैसे तो लापसी ही बना करती है, लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। भुनती हुई दाल देखकर उसे लगा कि वह भी भुन रही है। बच्चे उसको कहने लगे, दादी माँ, माँ कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाया करेंगी। दादी माँ, आप सचमुच वहीं खाएंगी क्या? सीता कुछ बोल ही नहीं पाई, वो मौन रही। शाम को जब वह खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा बोली, दाल का हलवा आपके लिए ही बनाया है, खूब भर पेट खाना। वह सोचने लगी कि दाल का हलवा हो या रूखी रोटी, खाने के लिए बैठने के बाद तो पेट का गड्ढा भरना ही पड़ता है। रुचि हो तो 2 कोर ज्यादा, नहीं तो 4 कोर कम। उसने सोचा, आज के बाद यहाँ से मेरी विदाई हो जाएगी। अब तो कल से नारायण के हिस्से में खाना पीना होगा। कल से यहाँ मुझे पानी भी नसीब नहीं होगा क्या? बच्चों के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे के हिस्से में वो लुढ़कने लगी। कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में और नारायण के हिस्से से बिरजू के हिस्से में जाने लगी। हिस्सा बदलते ही बच्चे बहुत खुश होते और उसके पास आकर कहते, दादी जी, कल से आप हमारे घर खाना खाएंगी।
हम साथ साथ ही खाएंगे, एक ही थाली में, ठीक है ना दादी जी? वो रुआसी हो गई। इन नासमझ बच्चों को भी पता चल गया कि वो बारी बारी से खाना खाती हैं। 1 महीना होने पर एक दिन भी कोई ज्यादा नहीं होने देता। महीना होते ही टिकट कटवाओ, फिर कहते होंगे 2 महीने के लिए आफत टली। शाम होते ही बच्चे सरवागियों के पाटे पर खेलते। वे जब कभी माई माई रोटी दे वाला खेल खेलते, तब उसे महसूस होता कि यह कहानी आज भी 100% सत्य है। बच्चे में से एक जना भिखारिन बनकर बारी बारी से दूसरों के पास जाकर एक ही बात कहता, माई माई रोटी दे, और उसे जवाब मिलता, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। वह सोचती है, बिल्कुल यही स्थिति मेरी है, मैं भी इस भिखारिन जैसी हूँ। महीना होते ही बेटा कह देता है, माई यह घर छोड़ दूसरे घर जा, और मैं रवाना हो जाती हूँ आगे वाले घर के लिए। वहाँ भी महीना पूरा होते ही वही आदेश सुनाई देता है, ये घर छोड़ दूसरा घर, दूसरा घर छोड़ तीसरा घर। जाते जाते 5 एक वर्ष व्यतीत हो गए। ये 5 वर्ष भी सुख चैन से बीता हो ऐसा कहाँ। इन 5 वर्षों में 2500 दफा झगड़े हुए। जब बिरजू के हिस्से में थी, तब नारायण की पत्नी भौरी ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी। रसमलाई का एक ग्रास ही लिया था कि इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया। बिरजू की पत्नी पुष्पा बोल रही थी, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? तुम्हारे हिस्से में थी तब तो रूखी रोटी खिलाई उन्हें, आज महारानी जी ने रसमलाई की धोस दिखाई है। देखी तुम्हारी रहीसी, ये जब तक मेरे हिस्से में है तब तक तुम अपना माल यहाँ मत भेजो। हमारी जैसी सामर्थ्य होगी हम खुद ही खिला देंगे। सीता को फिर याद आया, उन दिनों वो नारायण के हिस्से में थी। आधा को बुखार आ गया। कैलाश नौकरी के किसी काम से बाहर गया था। उसने 2 3 दिनों तक उसके बच्चों के लिए रोटी बनाई। कुछ दिनों बाद बच्चों के झगड़े को लेकर भौरी और राधा के बीच झगड़ा हुआ। राधा ने कहा, जब बच्चे झगड़ रहे थे तब सास जी वहीं थी, चाहो तो उनसे पूछ लो। इतने में भौरी ने जहर से बुझा तीर छोड़ा। अरे जा जा, पूछ लिया तुमसे और उनसे दोनों से। उनसे क्या पूछना है, वे गुलामी करती फिरती हैं तुम्हारी और खाना खाती हैं मेरे हिस्से में। गुलामी करवाई वह तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाना था ना। उसकी आंख भर आई। इनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है। ये हमेशा लड़ती हैं और लड़ाई में मुझे घसीट लेती। अब मरना तो मेरे हाथ में है नहीं, हाथ में होता तो मैं मर के दिखा देती। भगवान ने जितनी सांसें लिखी हैं उतना तो अब जीना ही पड़ेगा। सीता यही सोच सोच कर उदासी हो गई। सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, यह धरती लंबी चौड़ी नहीं है, यह सिकुड़ गई है, घर भी सिकुड़ गया है। यहाँ सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है। यह घर गली के लोगों की दृष्टि में अच्छा खाता पीता घर है, लेकिन यह खाते पीते घर में ही खाने पीने को लेकर झगड़ा है। एक पेट के लिए इतना झंझट। ये सुबह शाम गाय और कुत्ते के लिए रोटी डाल देते हैं, फिर मेरी एक रोटी में ऐसा क्या है कि इन लोगों को हमेशा नए ढंग से सोचना पड़ता है। आज तो हद ही हो गई। कैलाश ने कहा, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने में इधर उधर लुढ़कती रहे। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा कि हम तीनों माँ को 50-50 रुपए हर महीने दे दिया करें। माँ के लिए 150 रुपए काफी हैं। चाय तो हम पिलाते ही हैं और आगे भी पिला दिया करेंगी। बाकी रही रोटी की तो वह माँ खुद पका के खाएंगी। नारायण ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो मंजूर है। आज तो बिरजू भी चुप नहीं रहा। वो बोला, इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है, अपनी जगह पड़ी तो रहेगी। इतनी बात होने के बाद सीता को ऐसा लगा कि उस कमरे में कीलों की खेती की गई है। जहाँ सीता अगर इधर उधर हिलती है तो उसे कीले चुभती हैं। थोड़ी देर बाद बिरजू ने कहा, माँ को पूछ तो लेते। माँ आजकल किसी बात के लिए ना नहीं कहती, मूल बात तो अपने जचने की है। जब सीता ने ये सुना तो उसने कुछ नहीं बोला। बारी बारी से तीनों बेटों की ओर निहारने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, मगर रोने की आवाज होठों से बाहर नहीं निकली। हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था। उसके भीतर आंसुओं का समुंदर भर गया। सीता सोचने लगी कि यहाँ रोटी खाती हूँ तो कौन सी मुफ्त में खाती हूँ। इनके बच्चों की देखभाल करती हूँ, जैसा बन पड़े 2 4 बर्तन भी साफ कर देती हूँ। कौन से हाथ घिसे हैं मेरे, लेकिन ये 50-50 रुपए इस काम की मजदूरी दे रहे हैं क्या? जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूंगी। दुनिया में काम की कोई कमी थोड़ी ना है।
और नहीं तो किसी के घर बर्तन भांडे साफ करके ही रोटी खा लूंगी। सवाल तो रोटी का ही है। अगले दिन सीता ने अपने 2-4 पल्लों की गठरी बांधी और अंधेरे अंधेरे ही घर से निकल गई। इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसके धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। आज आकाश अनंत था, धरती बहुत बड़ी थी, वह रास्ता बहुत चौड़ा था जिस पर वह रवाना हुई थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके चारों ओर खुली हवा थी। साथियों, तो ये कहानी खत्म।